बीजेपी उत्तराखंड में करेगी गांव चलो अभियान की शुरुआत। 24 घंटे जनता के साथ समय बिताएंगे सीएम धामी। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के कमलेड़ी गांव में करेंगे प्रवास। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। लाभार्थी संवाद अभियान की शुरुआत। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस ने उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह डाबर योजना की खामियों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद बंद करेंगे अग्निवीर योजना। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत पटनायक और किशन चंद के घर पर भी छापा। मिला भारी मात्रा में कैश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पारित होने के बाद एक और बिल भी पास हो गया है। चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक संशोधन के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया है। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी। सदन में विधेयक पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड बना है। वे स्वयं खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के साक्षी रहे हैं। उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जिनका बलिदान हुआ इसमें, इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, चूंकि जब मैं छोटा था, मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं है। ऐसे समय में जहां मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और उस समिति ने काम किया। समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है। उत्तराखंड की विधानसभा में देश का पहला यूसीसी विधेयक पास हो चुका है, जिसके लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को देश भर से बधाइयां मिली। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये एक ऐसा कानून है जो सभी धर्मों के लिए सही है, क्योंकि अभी तक सभी धर्म के अपने अपने कानून होते थे, लेकिन इस कानून के बाद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने की वजह से राहत मिलेगी। साथ ही महिलाओं के अधिकारों को भी बढ़ोतरी मिलेगी। एक सिविल कोड मिला है जो टोटल रिलीजियस न्यूट्रल है, जिसके अंदर किसी रिलीजन का कोई हस्तक्षेप ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट है। एक रिलीजन न्यूट्रल एक जो सिविल कोड मिला है, इससे सभी लोगों के सम्मान में इजाफा हुआ। किसी के धर्म में ना डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से इसकी इंटरफेरेंस है, ना किसी के धर्म को ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली चोट पहुंचाता है। भारत में पॉलिटिकल रीजन से उसका विरोध किया जाता है, मुझे लगता है जो ठीक नहीं है। अगर आपको वही एक्ट जाकर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या बाकी कंट्री में एक्सेप्टेबल है, जिसमें कोई धर्म का इंटरफेरेंस नहीं है, तो आपको यहां पॉलिटिकल रीजन से क्यों विरोध करते हैं? उल्टा उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया है। विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने
देश के इतिहास में सबसे अहम कार्य किया है। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पास हो चुका है। एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था, और मैं कह सकता हूँ ये कि एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति धर्म वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भ्रांतियां फैलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अंतोगत्वा जब ये वास्तविकता सामने आई तो सबने सहयोग। राज्यपाल जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तत्पश्चात हम इसको कानूनी। उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था, और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था और समिति ने काम किया। समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के देहरादून स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। इसके बाद अधिकारियों ने उनके करीबियों से घंटों तक पूछताछ की। इस मामले पर अब प्रदेश कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं में दबाव बना रही है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं, और जो नेता भाजपा में शामिल होने से मना कर रहे हैं उन पर ईडी का दुरुपयोग कर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस कारण कांग्रेस नेताओं को ईडी का, सीबीआई का, विजिलेंस का डर दिखा के अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और निश्चित रूप से जो डॉक्टर हरक सिंह के ऊपर कार्रवाई की गई है वो एक तरफा कार्रवाई है। उनको डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रही है। निश्चित रूप से बेदाग है, ईमानदार है, जहां से भी खड़े उठेंगे लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हरक सिंह रावत जी की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि करीब 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने से सनातन प्रेमियों का सपना साकार हो गया है। साथ ही कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया और उनके श्रम और सहयोग राशि से विश्व पटल पर भव्य राम मंदिर उभर कर सामने आया है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने धामी सरकार द्वारा विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पारित करने का स्वागत करते हुए कहा कि यूसीसी कानून का लाभ प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। मैं कहूंगा कि 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने के पैसे से ये मंदिर बना है, वह कोटि कोटि हिंदुओं का गौरव है। 500 वर्षों से लड़ रहे तो अब ही मंदिर क्यों बना? क्योंकि इस समय पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ लड़ा। इस बार ही पूरा देश क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि पिछले 40 वर्षों में हमने 50 लाख से ज्यादा गांव से लेकर शहरों तक कार्यकर्ता को ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, ताकि करोड़ों लोगों के घरों में, गांव में जाकर जनजागरण करे। तो मैं कहूंगा कि यह मंदिर 50 लाख कार्यकर्ता के पसीने, पैसे और समय से देश में 12 बार जो जनजागरण किया उनसे हुआ। हरिद्वार के कुछ संतों ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर
गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रबोध नंद और अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि 1997 में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी पर उत्तर प्रदेश में अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए थे, जिसमें वे फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला संत और एक बड़े अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का है, इसलिए अखाड़ा परिषद और खुद अखाड़े को जब तक वे निर्दोष साबित नहीं किए जाते तब तक उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो वहीं खुद पर लगे आरोपों के जवाब में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने कहा है कि ये विषय कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है और कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगा हुआ है 1997 में उनके खिलाफ FIR है अपहरण की, और पिछले 3 दिन से पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है और वो 3 दिन से बता नहीं रहे कि इसमें सत्यता क्या है। इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी डाउटफुल है और ऐसी स्थिति में सारे साधुओं पे उंगली उठ रही है, तो ये बड़ी चिंताजनक है। ऐसे में अखाड़ा परिषद और अखाड़े को तत्काल उनको बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं कहूँगा उनमें जरा सी भी नैतिकता हो तो समाज के सामने आके बताना चाहिए वास्तविकता क्या है, क्योंकि सभी संतों को कटघरे में हम नहीं खड़ा कर सकते। किसी 1-2 अपराधी अगर साधु के वेश में आ जाता है तो सभी संतों को क्या हम कटघरे में खड़े करेंगे? तो इसीलिए मैं आग्रह करने इसलिए आया हूं कि पुलिस प्रशासन को भी इसमें तत्परता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी का स्वरूप खराब हो रहा है और ये बड़ा शोचनीय है, बहुत कष्टप्रद है। जांच का विषय है, कोर्ट और परंपरा का विषय है, कोर्ट और पुलिस का विषय है। मुझे लगता है यह तो एक अपवाद जैसा स्वरूप है और इसमें किसी प्रकार का कोई ना तथ्य ना कोई सत्यता है। ये तो एक आए दिन बड़े प्रभावित लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को अप्रतिष्ठित करने का स्वभाव और षड्यंत्र रचने की परंपरा देश में है और वो कुछ लोग रचते रहते हैं। मुझे लगता है वो कभी उससे बाज नहीं आएंगे निस्संदेह, क्योंकि मुझे लगता है आज अखाड़े की छवि, अखाड़े का कद इतना बढ़ता जा रहा है। निरंजनी अखाड़ा आज इतना यश प्रभुत्व होता जा रहा है, निरंजनी अखाड़े की यश इतना बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है उसको देख करके बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। विकासनगर के ढकरानी पावर हाउस के इंटेक से पुलिस ने युवती का शव बरामद किया है। युवती जीवनगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने कहा कि इस युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने निरंतर सर्च अभियान चलाया और युवती का शव बरामद किया। ये लड़की जो थी हमारे ग्राम सभा की थी, हमारे जीवनगढ़ की, और 5 तारीख से ये लापता थी और आज इसका शव यहाँ पर ढकरानी पावर हाउस से बरामद हुआ है और सर्च अभियान लगातार पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा था। कारण तो अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ लड़की गुस्से वाली ज़्यादा थी। ये 5 फरवरी को यहीं की लोकल एक लड़की जीवनगढ़ की 21 साल की युवती गायब हुई थी, जिसके बारे में संभावना की जा रही थी कि संभवतः उसने आत्महत्या की है गैराज में, और उसी का शव आज बरामद हुआ गैराज में। तो इसके परिजनों को बुला करके पंचायतनामा की कार्रवाई करी जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाई जाएगी। लक्सर के रामपुर राय घटी गांव में 2 पक्षों के बीच चले लात घूसों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल कुड़ी भगवानपुर गांव का एक ससुराल पक्ष रामपुर राय घटी से विवाहिता को घर ले जाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान पहले किसी बात पर मामूली कहासुनी हुई और कुछ ही देर बाद मारपीट में तब्दील हो गई। लक्सर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस को अभी तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। लक्सर में रेलवे प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अभद्रता और विभागीय कर्मियों से झगड़ा करने वाले गेटमैन की शिकायत पर संज्ञान लिया है। बता दें कि गेटमैन पर रेलवे फाटक पार करते लोगों को रोककर
वीडियो बनाकर मुकदमा दर्ज करने की धमकी के साथ ही जानबूझकर गाली गलौज करने के आरोप लगे हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेकर मंडल स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी टाइप का आदमी है। ये कब किससे क्या व्यवहार कर दे खुद को पता नहीं इसको। कभी कई बार ऑफिस में आके झगड़ा है, कई बार पैसेंजरों की शिकायत आई है। सभी शिकायतों को डिवीजन स्तर पर भेजा जा रहा है। अब अधिकारी देखो इसमें क्या निर्णय लेते हैं, उनके संज्ञान में लाया जाएगा मामला और जो डिसीजन उनका होगा उससे आपको उद्कार दिया जाएगा। बात शायद यही कि पब्लिक की परेशान करना, नाजायज परेशान करना, बदतमीजी करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, जानबूझ के उनको वाहनों को गेट के बीच में रोकना, ये पहले भी कई बार शिकायत आ रखी है। सभी को रिपोर्ट बना के मंडल कार्यालय को भिजवा दिया गया है। अब डिवीजन स्तर का जो अधिकारीगण निर्णय लेंगे उस पता लगेगा क्या होता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लाभार्थी संवाद अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लाभार्थी संपर्क अभियान इस फरवरी के माह में किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा स्तर की टीम की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और लाभार्थी संपर्क योजना के संबंध में चर्चा की जाएगी। कार्यालय में जो है जो लाभार्थी संपर्क अभियान हमारा चलने वाला है इस फरवरी के महीने में, इसकी जो हमारी लोकसभा स्तर की टीम है उनका 1 दिवसीय यहाँ पर कार्यशाला है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सिरसा साहब जो इसमें प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला में हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं और इसमें हम लाभार्थी संपर्क की योजना के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं डोईवाला के माजरी ग्रांट स्थित मिलिट्री इक्विपमेंट में भाजपा नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल पूर्व सैनिकों से संवाद स्थापित करने पहुंचे और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने माजरी ग्रांट में चल रहे मिलिट्री इक्विपमेंट संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों से भी मुलाकात की और संस्थान के बारे में जाना कि किस तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट संस्थान बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराता है। किस प्रकार से एक बोलते हैं ना, एक पौध लगाई, कभी किसी समय में पौध लगाई होगी अपने एक्सपीरियंस से, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो उसको और बढ़ाते गए। आज उसमें से फल निकल रहे हैं। इतने सारे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये इक्विपमेंट पहुंच रहा है फौज के उस इलाके में जहाँ पे कि वाकई में एक सिपाही को ज़रूरत है कि किस तरीके से वो ना कंफर्टेबल रहे ताकि दुश्मन से लड़ सके। मेरी किस्मत है कि मैं वो टीम को लेके गया था पहली बार। आज मैं देख रहा हूँ वो तस्मानिया टाइगर का जो क्वालिटी थी उससे बेहतर और उससे अच्छी क्वालिटी आज इंडिया में बन रही है। देखिए, कर्नल कोठियाल साहब एक आर्मी बैकग्राउंड के और हम लोग भी सारे आर्मी से हैं, जितने भी पूर्व सैनिक आए हुए थे। तो उनका जो गांव चलो एक अभियान है भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का इस समय चल रहा है, उसके तहत लोगों से मिलने यहाँ पहुँचे थे। तो उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने जो हमें प्रोत्साहित किया है यहाँ पे एक फौजी बैकग्राउंड होने के वजह से, तो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से अच्छा बातचीत हुई है। समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी का स्वागत किया, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त करते हुए सीएम का धन्यवाद किया। ये आज का दिन हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत विशेष दिन है और सौभाग्य जिस समान नागरिक संहिता के साथ वर्षों से हो रही थी। हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए
बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है और ये सौभाग्य पूरे उत्तराखंड की जनता को मिला है। भगवानपुर के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। भगवानपुर से 2 बार विधायक रह चुके मंत्री सुरेंद्र राकेश की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश 2007 और 2012 में बसपा से चुनाव जीते थे। उसके बाद प्रदेश में बसपा के समर्थन से उत्तराखंड में सरकार बनाई। 2015 में उनका कैंसर की बीमारी के चलते आकस्मिक निधन हो गया था। सुरेंद्र राकेश जी की पुण्य स्मृति को याद करने के लिए उनके चित्र और पुष्प चढ़ाने के लिए आया हूँ। जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विकास के पुष्प चढ़ाए, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में सेवा के पुष्प चढ़ाने का काम किया, उसको याद करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए आया हूँ। आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर मैं यहाँ के लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि सुरेंद्र राकेश के काम को ममता बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रही है, ममता राकेश जी, और उनके राजनीतिक एजेंडे को जो है कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई थी। आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की 9वीं पुण्यतिथि है। उन्हें हम सबके बीच से गए 9 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता के दिलों में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जिंदा हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता से वादा करती हूँ कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हमेशा आपके दिल में जिंदा रहेंगे। मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी, क्योंकि उन्हीं के प्रचिन्हों पर चलकर उन्हीं को मिला प्रेरणा स्रोत मान करते हैं। ईडी की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्षी दलों पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई उन्हीं लोगों पर हो रही है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद है। अभी तक जो सबूत मिले हैं उससे जाहिर हो चुका है कि नेताओं की तरफ से भ्रष्टाचार किया गया है। अभी तक ऐसा दुनिया में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जब कोई बेईमान करप्ट आदमी को पकड़ा जाए, रेड की जाए, उसकी चोरी की चर्चा की जाए और कहे भाई साहब बिल्कुल मैं चोर हूं जी, देखिए हूं तो मैं चोर। ऐसा तो कोई नहीं होता। हर कोई कहता मैं ईमानदार हूं, केजरीवाल भी कहता मैं ईमानदार हूं, और फिर जब रेड होगी तो यही कहेगा कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं जी। लेकिन ये नहीं बताता कि जो बेईमानी के पैसे मिल रहे हैं वो किसके हैं। फिर यह नहीं बताता कि सुप्रीम कोर्ट में जब 378 करोड़ की मनी ट्रेल मिली जिसके चलते मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई, वो किसके पैसे हैं। वो नहीं बताते कि संजय सिंह जी ने जो कंपनी बनाई, जो उन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया और शराब का कारोबार किया और उसमें पैसे कमाए, और वो कंपनियों का पैसा किसका है वो नहीं अरविंद केजरीवाल जी बताते। वो यह नहीं बताते कि सरकार के अंदर 273 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को क्यों हुआ और उनके मित्रों और दोस्तों को करोड़ों रुपए का लाभ क्यों हुआ, इसका जवाब नहीं देते। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अग्निवीर योजना की खामियों को प्रमुखता से उठाने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह डाबर ने प्रेस वार्ता करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवा विरोधी बताया। डाबर का कहना है कि यदि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। कैप्टन प्रवीण डाबर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार फिर नहीं आने वाले हैं और एंटी मोदी लहर शुरू हो चुकी है और देश का एक भी पूर्व सैनिक वन पेंशन, वन रैंक और अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा को वोट नहीं देने वाला। इस स्कीम को वापस लिया जाए, ये हम विरोध करते आ रहे हैं। जब से अग्निवीर लॉन्च हुई है जून 2022 में, तब से हम उसका विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और चीज सामने आई कि जो 1.5 लाख युवा
जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका था, उन्होंने अपना मेडिकल भी पास कर लिया, उन्होंने अपना रिटर्न भी पास कर लिया, उन्होंने अपना फिजिकल भी पास कर लिया। जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई तो ये 1.5 लाख युवा जिनकी नॉर्मल प्रोसेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो जानी थी, उनको नहीं लिया गया। हम ये चाहते हैं, जो हमारी मांग पहले भी की, कि अग्निवीर स्कीम को जो है आप वापस लीजिए और जो ओल्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसकी बहाली करिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।